जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। नहीं, ये एक कहानी है, एक ज़बरदस्त कहानी, संघर्ष की, बदलाव की और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की। ये कहानी इस बात की है कि कैसे कुछ फैसलों ने, कुछ नीतियों ने एक सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को सदियों पीछे धकेल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कंपनी जो एक ऐसे देश से आई थी जो भारत से 20 गुना छोटा था, उसने इतने बड़े सबकॉन्टिनेंट पर 200 साल से भी ज्यादा राज कैसे कर लिया? ये सवाल जरा सोचिए इसके बारे में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में मॉडर्न इंडिया की पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी चैप्टर्स में बांट कर देखेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक देश पहले खो जाता है और फिर उसे वापस हासिल किया जाता है। कैसे गुलामी की जंजीरें पड़ी और फिर कैसे उन्हें तोड़ा गया, आइए देखते हैं। तो पहला चैप्टर, व्यापारियों से शासक बनने का सफर। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भारत आती हैं और उनका मकसद सिर्फ एक, व्यापार। मसालों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, बस पैसा कमाना। तो सबसे पहले कौन आया? 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा के साथ। फिर 1605 में डच आ गए। उनके ठीक पीछे 1608 में आए अंग्रेज और फिर 1668 में फ्रांसीसी भी पहुंच गए। शुरुआत में तो इन सब में होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा मुनाफा कमाएगा। लेकिन इन सब में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके इरादे कुछ और ही थे। उनका प्लान सिर्फ व्यापार तक नहीं था। देखिए, उस वक्त क्या हो रहा था कि मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और पूरे देश में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन सा बन गया था। कंपनी ने इस मौके को सही पहचाना। उनका ध्यान अब मसालों और कपड़ों से हटकर जमीन और सत्ता पर चला गया था। परमिट मांगने वालों की नजर अब सत्ता पर कब्जा करने की थी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। साल था 1757। लड़ाई थी प्लासी की। इसे रॉबर्ट क्लाइव ने ताकत से कम और साजिश से ज्यादा जीता। और बस इस एक जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो शासक बन चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ भारत के शोषण का वो 100 साल लंबा दर्दनाक दौर। तो कंपनी के 100 साल के राज में जो जुल्म हुए, जो शोषण हुआ, उसका नतीजा तो निकलना ही था। और वो निकला 1857 के महाविद्रोह के रूप में। एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया में आग लगा दी। अब ये गुस्सा क्यों भड़का? वजहें कई थीं। आर्थिक शोषण तो था ही, ऊपर से धर्म और रीति रिवाजों में दखलंदाजी, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां। मतलब अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे कंपनी का हो जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर सब ऐसे ही हड़प लिए गए। यहां तक कि अवध, जो हमेशा वफादार रहा, उस पर भी कुशासन का इल्जाम लगाकर कब्जा कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के दिलों में कितना गुस्सा सालों से सुलग रहा था। और इस सुलगती आग को भड़काने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थी एक राइफल का नया कारतूस। कहा गया कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के धर्म के खिलाफ था। और बस 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसे इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। और यहीं से विद्रोह की वो आग भड़क उठी। हाँ, ये बात सच है कि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया और अब भारत पर कंपनी का नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया। 1857 की क्रांति के बाद माहौल बदल रहा था। अब भारत में एक नई सोच जन्म ले रही थी। ये एक राष्ट्र के जागरण का समय था, एक तरह का पुनर्जागरण, एक रेनेसा। इस दौर में क्या हुआ? एक तरफ राजा राममोहन रॉय जैसे समाज सुधारक थे जो समाज की बुराइयों को दूर करने में लगे थे। दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान जैसे लोग थे जो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे। और फिर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने भाषण से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की ताकत का एहसास कराया। मतलब भारत अब अपनी खोई हुई पहचान को फिर से ढूंढ रहा था, उसे तराश रहा था। लेकिन अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति चली और बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया। उन्हें लगा इससे लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा।
हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता दिखाई और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर दौड़ गई। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो आज़ादी की लड़ाई का पूरा तरीका ही बदलने वाला था, महात्मा गांधी। उन्होंने इस लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकालकर सड़क पर आम आदमी तक पहुंचा दिया, एक जन आंदोलन बना दिया। और गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति थी। ये लड़ाई हिंसा से नहीं, अहिंसा से लड़ी जानी थी। इसका मकसद दुश्मन को जबरदस्ती हराना नहीं था, बल्कि आत्मबल से उसका दिल बदलना था। लेकिन अहिंसा के इस रास्ते पर एक बहुत ही क्रूर मोड़ आया। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। एक शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर के हुक्म से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। और जलियांवाला बाग का जवाब गांधी जी ने दिया असहयोग आंदोलन से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब हम अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी, विदेशी सामानों की होली जलाई गई। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर हिंदुस्तानी शामिल हो सकता था। ये अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों पर सीधी चोट थी। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे मुश्किल दौर में चलते हैं। ये वो दौर था जब आज़ादी की मंजिल तो सामने दिख रही थी, लेकिन रास्ता एक अलग देश की मांग की वजह से बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया था। उस वक्त की जो राजनीतिक खींचतान थी वो दो नारों में साफ दिखती है। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का नारा था भारत छोड़ो, यानी क्विट इंडिया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग कह रही थी बांटो और छोड़ो, यानी डिवाइड एंड क्विट। दोनों चाहते थे कि अंग्रेज जाएं, लेकिन कैसे जाएं, इस पर राय बट चुकी थी। और फिर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन ने यह साफ कर दिया था कि अब भारत में ब्रिटिश राज के दिन गिनती के ही बचे हैं। ये पूरा संघर्ष कितना लंबा और दर्द भरा था, इसका अंदाजा आपको आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के इन शब्दों से होगा। 1857 के बाद उन्हें देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया था। वहां उनकी कब्र पर लिखा है, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। मतलब अपने ही वतन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये पंक्तियां उस खोई हुई आज़ादी के दर्द को बयां करती हैं। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। वो बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। और फिर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी की बगावत ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये साफ हो गया कि अब वो सेना के दम पर भी राज नहीं कर सकते। और आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन आए, सत्ता सौंपने और देश को बांटने की योजना के साथ। तो 15 अगस्त 1947 वो दिन आ ही गया। 200 साल की लंबी मुश्किल लड़ाई के बाद भारत आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? ये आजादी अपने साथ बंटवारे का वो दर्द लेकर आई जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर, अपने घर-बार को छोड़कर चुकाई। ये एक ऐसी जीत थी जिसके साथ एक बहुत गहरा जख्म भी था।